कासिम रोता हुआ मनान के सीने से लग जाता है। कासिम को इस तरह रोता देखकर मनान की आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जब मनान कासिम की कमर पर हाथ रखने लगता है तो इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे होते हैं। मनान की जुबान से फकत इतने ही लफ्ज अता हो सके, मैं भी अपने बाप को नहीं खोना चाहता। शहाब साहब ने अपने दिल में सोचा, न जाने मेरी आंखों ने ये लम्हा देखने के लिए कितना इंतजार किया है, क्योंकि शहाब साहब कासिम और मनान को गले लगते देखकर जज्बाती हो गए थे। तभी डॉक्टर बाहर आई तो कासिम और अब्दुल मनान दोनों ही बेसब्रे होकर पूछने लगे, डॉक्टर इनकी कंडीशन अब कैसी है? डॉक्टर बोली, कांग्रेचुलेशन, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनते ही दोनों की जान में जान आई थी। कासिम खुशी से झूमकर मनान के गले लगा और बोला, तुमने सुना मानी? तभी नर्स अंदर से आई और बोली, आप में से कासिम कौन है? इनका नाम पेशेंट बार बार पुकार रहे हैं, प्लीज वो अंदर आ जाएं। कासिम फौरन अब्दुल मनान से अलग होकर अंदर चला गया, जबकि अब्दुल मनान के दिल से एक आह निकली, काश मेरा नाम भी आप कभी पुकारें। एक आंसू खुद ब खुद निकलकर इसके रुखसार पर गिरा था। वो मुड़कर तेजी से वहाँ से चला गया। तभी शहाब साहब ने इसे बोला, कहाँ जा रहे हो? फरा से नहीं मिलोगे? मगर इसने पलट कर कोई जवाब न दिया। शहाब साहब ने फौरन शाज़मा को कॉल की और इसे हुक्म सादिर किया कि आप मनान को कॉल करें और इससे पूछें कि वो कहाँ है। शाज़मा ने कहा, ओके सर। तभी शहाब साहब बोले, इसे अकेला मत छोड़िएगा। शाज़मा परेशानी से शहाब साहब से पूछने लगी, कुछ हुआ है क्या? शहाब साहब ने इसे सारा वाकया बयान कर दिया। शाज़मा बोली, आप फिक्र न करें बूढ़े। अभी वो बोल ही रही थी कि इसने अपनी जुबान दांतों में दबा ली। वो बोली, मेरा मतलब है सर। शहाब साहब बोले, आपके ऊपर अब्दुल मनान की सोबत का बहुत बुरा असर हो रहा है, खैर क्या कर सकते हैं। शाज़मा बोली, सॉरी सर। शहाब साहब ने कॉल काट दी। शाज़मा 40 से ज्यादा मिस कॉलें दे चुकी थी, पर वो रिसीव ही नहीं कर रहा था। अभी इसने कॉल उठाई तो शाज़मा बोली, कहाँ हो मानी? मानी गुस्से से बोला, क्या मसला है? क्यों कॉल पर कॉल मारी जा रही हो? इसकी गुस्सीली आवाज सुनकर वो बुखला कर बोली, क्योंकि खाना तैयार है। मनान बोला, मुझे भूख नहीं है। शाज़मा ने पूछा, क्यों? मनान झुंझलाहट से बोला, बस नहीं है तो नहीं है। शाज़मा मासूमाना अंदाज में बोली, अच्छा बाबा गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ बेचारी भोली भाली लड़की पर? मनान फिर भी बेसारी से बोला, हो क्या या कुछ और कहना है? शाज़मा बोली, हाँ कहना है। मनान बोला, तो कहो जल्दी। शाज़मा बोली, कहाँ हो? मनान बोला, हवेली जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, नुमान की कॉल आई थी और हाँ कान खोल कर सुन लो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। शाज़मा बोली, क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती? मनान बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता। शाज़मा बोली, ये क्या बात हुई? और अपनी तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि तुम मुझे नौकरी पर भी नहीं रखना चाहते थे। मनान बोला, ऐसी बात नहीं है। शाज़मा बोली, तो फिर कैसी बात है, बताओ मुझे। मनान बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हारा और ज़रमीन का दोबारा सामना हो। शाज़मा इसकी बात पर घबरा उठी और गुस्से से बोली, तो ये कहो ना कि अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हो। मनान बोला, मेरी महबूबा कौन? वो ज़रमीन? दिमाग खराब हो गया है क्या? शाज़मा बोली, बस कर दो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और इसने जलकर कॉल काट दी। मनान मोबाइल की तरफ देखकर मुंह ही मुंह में बोलने लगा, हेलो हेलो बदतमीज। कॉल काट दी। अब्दुल मनान ने गाड़ी साइड पर रोककर दोबारा से कॉल मिलाई और बोला, हेलो। शाज़मा बोली, क्या काम है, जल्दी बोलो। मनान बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। शाज़मा बोली, क्या तुम्हारी महबूबा को बुरा नहीं लगेगा मेरा तुम्हारे साथ होना? मनान बोला, डार्लिंग तुम्हें नहीं लग रहा तुम आज मुझसे बीवियों की तरह लड़ रही हो और मैं तुम्हें मासूम शोहरों की तरह मना रहा हूँ, तो प्लीज बच्ची मेरी बीवी की तरह एक्ट करना बंद करो। शाज़मा नफी करते हुए बोली, मैं तुम्हारी बीवी की तरह क्यों एक्ट करूंगी? मनान बोला, अच्छा तो फिर महबूबा का ताना क्यों दे रही थी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कहीं भी जाऊँ, किसी से भी मिलूं? शाज़मा तपे हुए अंदाज में चलाकर बोली, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगी कुछ भी, तुम चाहे ज़रमीन से मिलो या किसी और चुड़ैल से। मनान इसके चीखने पर मोबाइल कानों से हटाता हुआ बोला, चीख क्यों रही हो? बहरा नहीं हूँ मैं। शाज़मा बद्दुआ देने लगी, तुम इस ज़मीन के ही काबिल हो, खुदा करे वो तुम्हारा सारा खून पी जाए, बल्कि तुम्हें जमीन पर पटक पटक कर मारे। मनान के मुंह सुनकर मुस्कुराने लगा और अपना सर झटक कर गाड़ी मोड़ ली। मनान बोला, पहली बात कि वो जिन्नी है, ट्राइकोला नहीं जो मेरा खून पिएगी, और दूसरी बात अभी वो बोल ही रहा था कि शाज़मा ने इसकी बात काट दी और बोली, देखो तो जरा कैसे वकालत हो रही है अपनी महबूबा की। मनान बोला, जो फैक्ट है
वही बता रहा हूँ, वो जिन है, ड्रैकुला खून पीते हैं। शाज़मा बोली क्यों, तुम्हें मैसेज कर बताया था इन्होंने कि अब्दुल मनान जानू जिन खून नहीं पीते। शाज़मा ये जुमला काफी लाड से अदा कर रही थी, जिस पर अब्दुल मनान के लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मनान बोला मैसेज की क्या जरूरत है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आजकल एक चुड़ैल के साथ रह रहा हूँ और वो खून नहीं पीती, बस दिमाग खाती है। अब्दुल मनान के दिमाग में शरारत आ रही थी। शाज़मा गुस्से से तप कर बोली तुमने मुझे चुड़ैल कहा, मानी के बच्चे, तुम सामने आओ मेरे, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। बड़े आए अपनी जननी की वकालत करने वाले। अब्दुल मनान ने तपाने का पूरा फर्ज अदा किया था। शाज़मा इस बात से बेखबर थी कि वो दबे पांव इसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। मनान बोला मैं वकालत नहीं कर रहा, सच बयान कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों से सच हजम नहीं होता। शाज़मा बोली शक्ल है तुम्हारी सच बोलने वाली। बड़े आए। मनान बोला हाय, इतनी प्यारी शक्ल है मेरी, लगता है तुमने कभी गौर से नहीं देखी, चलो अब देख लो। मनान ने अपना सर किसी सरकटे की तरह इसके सामने कर दिया। शाज़मा बुरी तरह से चीखी, वो इतनी जोर से चीखी थी कि बाहर से गार्ड्स भी अंदर आ गए थे। क्या हुआ मैम? बेचारे अब्दुल मनान की तो कान ही सुन हो गए थे। वो बोला अल्लाह की बंदी, क्यों मेरी कानों की समातों पर इतना जुल्म ढाती हो? शाज़मा अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली तुम्हें कानों की समात की पड़ी है, मेरा जो हार्ट फेल हो जाना था। मनान बोला अच्छा चलो मैं लेने आया हूँ। अब्दुल मनान के कहते ही वो मुड़ कर खड़ी हो गई। मनान इसकी तरफ देखते हुए बोला अब ये क्या बचकाना हरकत है, चलो। वो दोनों हाथ फोल्ड कर गुस्से भरे लहजे में गोया हुई, मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। मनान बोला ठीक है मत जाओ। मनान ने लापरवाही से कहते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालकर बूढ़े बाबा को कॉल मिला दी। मनान बोला हेलो बूढ़े बाबा। जैसे ही शाज़मा के कानों में बूढ़े बाबा के अल्फाज पड़े, फौरन मिन्नती अंदाज में इसके पास आकर आंखों के इशारे से नफी करने लगी। मनान बोला नहीं, बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि कब तक आएंगे आप। अच्छा चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। शाज़मा बड़बड़ाई, कमीना हर बार मेरी मजबूरी से फायदा उठाता है। मनान इसकी तरफ अपना रुख मोड़कर बोलता है क्या हुआ, चल रही हो या करूं बूढ़े बाबा को फोन? शाज़मा पैर पटकते हुए बोलती है जहर लग रहे हो तुम मुझे। मनान कहते हैं तो तुम मुझे कौन सा शहद लगती हो। और वो दोनों वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। शाज़मा काफी देर से चेयर पर टेक लगाए बैठी थी। सब अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। अब्दुल मनान की नजरें काम के साथ साथ इस पर भी टिकी हुई थीं। वो इसके बराबर में चेयर रखते हुए इससे पूछने लगा क्या हुआ। वो मुंह लटकाए बोली कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ। मनान कहता है तो मोबाइल पर गेम खेलो। वो इसके कहते ही नफी में सर हिलाती है और कहती है मेरा दिल नहीं चाह रहा। मनान कहता है बस थोड़ी देर और फिर हम चलते हैं, ओके बच्ची। वो प्यार से इसका गाल सिलाते हुए खड़ा हो जाता है। मनान इस बात से बेखबर था कि इसके लम्स पर ही शाज़मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अभी वो अब्दुल मनान के बारे में ही सोच रही थी जब इसकी नजर चौकीदार पर पड़ी, जिन्होंने बहुत ज्यादा सामान उठाया हुआ था। वो इनकी मदद के लिए इनके पास पहुंच गई। बाबा थोड़ा सा सामान मैं उठा लूं। शाज़मा ने इनके हाथ से आधे से ज्यादा सामान ले लिया था। चौकीदार बाबा बोले लो बेटा चाबी, पहली मंजिल पर राइट साइड पर जो कमरा है ये सारा सामान इसमें रख दो। शाज़मा इनसे चाबी लेते हुए वहाँ से चली गई। अब्दुल मनान अपनी शूटिंग में इस कदर मसरूफ हो गया था कि इसे शाज़मा का ख्याल ही ना रहा। चौकीदार बाबा ने शाज़मा को सामान रखने के लिए जरमीन हवेली के मालिक की बेटी के कमरे में भेज दिया था। शाज़मा की नजर दीवार पर आवेजा एक तस्वीर की तरफ मबजूल हुई थी। शाज़मा ने तस्वीर देखते हुए कहा कितनी खूबसूरत है ये लड़की। शाज़मा खिड़की के पास गई और पर्दों को हटाकर बाहर की जानिब खिड़की से झांकते हुए बोली यहाँ से गार्डन का व्यू कितना खूबसूरत है। फिर शीशा देखते हुए बोली ये कितना बड़ा शीशा है। शाज़मा शीशे में अपना अक्स देख रही थी, तभी इसकी नजर फानूस पर पड़ी। वो बोली कितना बड़ा फानूस है ये, जरूर इस हवेली के मालिक बूढ़े बाबा से भी ज्यादा अमीर होगा। शाज़मा एक एक चीज का जायजा लेने लगी थी। अचानक शाज़मा के दिल में आई कि वो अलमारी खोलकर इस लड़की के महंगे कपड़े और ज्वेलरी देखें। कपड़ों को देखते हुए वो बोली वाह जबरदस्त। अभी वो कपड़े देख ही रही थी कि इसकी नजर एक डायरी पर पड़ी जो कि कुछ कपड़ों के नीचे दबी हुई थी। इस डायरी के ऊपर 2 अल्फाबेट मोटे मार्कर से लिखे हुए थे
Z से तो जमीन होगा पर H से क्या होगा। वो सोच में पड़ गई थी, फिर खुद ही से बोली शायद जमीन के महबूब के नाम का पहला लफ्ज होगा। पढ़ के देखती हूँ, हो सकता है इसमें लिखा हो डायरी में जमीन। जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिदैन मुझे देख के खुश होने के बजाय गम से निढाल हो गए, क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था जो कि दादा की जायदाद का हिस्सेदार बनता। मेरे दादा के 2 बेटे थे, पहले मेरे ताया आबिद और दूसरे मेरे वालिद समी। मेरी अम्मी को खौफ लाहक हुआ कि कहीं दादा की सारी जायदाद का वारिस आबिद ताया का बेटा न बन जाए। इस खौफ में आकर इन्होंने सब जगह ये खबर फैला दी कि इनके बेटा हुआ है, और इस झूठ को सच बनाने के लिए वो मुझे लड़कों के कपड़े पहनाती थी। साथ ही साथ मुझे मेरे ही घर में कैदी बना दिया गया था। सिर्फ मेरी वालदा की एक करीबी वफादार मुलाजमा ही मेरी सच्चाई से वाकिफ थी। मुझे पढ़ाने के लिए उस्ताद मोहतरम हवेली आया करते थे, जिनके सामने मुझे लड़का बनाकर पढ़ने बिठा दिया जाता था। 3 या 4 महीने से पहले ही मेरे उस्ताद बदल दिए जाते थे। शुरू में तो मैं ये नहीं समझ पाती थी कि आखिर क्यों मेरे उस्ताद इतनी जल्दी बदल दिए जाते हैं। एक दिन तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गार्डन के जानिब देख रही थी कि अचानक मेरी नजर एक अपनी हम उम्र बच्ची पर पड़ी जो बारिश में भीग रही थी। मुझे इस बच्ची पर बड़ा तरस आया। मैं नहीं जानती थी वो कौन थी और कहां से आई थी, बस मैं तो इसकी मदद करने चल पड़ी। जब मैंने इस पर छतरी की तो वो बच्ची मेरी जानिब पलटी। इसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। मैं घबराकर पीछे हटी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। हम दोनों जल्दी दोस्त बन गए। अजीब बात ये थी कि वो किसी को नजर नहीं आती थी सिवाय मेरे। हाँ, वो किसी का भी रूप ले सकती थी। अक्सर वो मेरा ही रूप लेकर मेरे घर में फिरती। हम दोनों की दोस्ती दिन ब दिन मजीद गहरी होती जा रही थी। मैंने इसका नाम हमना रख दिया। वो बहुत खूबसूरत थी, पर इसे कोई देख नहीं सकता था। बड़े होने के साथ साथ अब इसकी ताकत भी बढ़ रही थी। मैंने इसे अपना राज बनाकर रख लिया था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। देखते ही देखते मैं जवान हो गई, जबकि हमना की उम्र काफी आराम से बढ़ रही थी। वो जिन्नी है ना, इसलिए इसने मुझे बताया कि जिनों की उम्र हम इंसानों की उम्रों से काफी तवील होती है। हमारी दोस्ती मिसाली थी जब तक आबिद ताया का बेटा यहाँ हमारे साथ हवेली में रहने नहीं आया। इसके आते ही सब बदलने लगा। हमना की जात में क्या राज दफन था, शाज़मा के साथ क्या हादसा पेश आने वाला है, अयान ने ज़रमीन की जिंदगी में क्या किरदार अदा किया, अगली किस्त में जाने।